गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। बेसिकली आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन। तो कुछ चीज़ें जो याद रखने लायक है वो आपके नेक्स्ट स्लाइड पे लिखी हुई है। आपको सबसे पहले इंटीग्रल के कुछ फार्मूले याद होने चाहिए, कुछ मतलब क्या 90% फार्मूले आपको याद ही होने चाहिए अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तब। दूसरी बातें, आपको सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगाएंगे वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और एजम्पशंस ऑफ वेरिएबल सेपरेबल जो कि आपने क्लास 12 में अच्छे से पढ़ा हो। इन टोटल यू हैव टू, आपको हम दिमाग में क्या रखना है, क्लास 12 के इंटीग्रेशन वाले पार्ट का कहानी, क्या सब्स्टिट्यूशन किया था, क्या उसमें सॉल्यूशन किया था, एक इंटीग्रेशन वाले पार्ट का कहानी, और आपको सॉल्व करना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट। बस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट को आपको याद रखना, ठीक है। पहले चैप्टर का सॉल्यूशन तो आ ही चुका है, बाकी 11.2 का सॉल्यूशन। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका ये वाला, ठीक है। कोई भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक आइडिया लगाना पड़ेगा, बेसिकली क्या, कि वह किस फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है। देखिए, अगर वह फंक्शन जो है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, एक मैं ब्लैक स्क्रीन लेता हूँ, वहाँ मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर आप वो समझ जाएंगे तो आसानी से इन चीज़ों को कर जाएंगे। सो अगर आप देखिए, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, और एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है एफ वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0, इस टाइप के फॉर्म में है, या किसी की मल्टीप्लीकेशन है, मतलब अगर सिंप्लीफाई करके आप इसको एफ एक्स डी एक्स कर पाएंगे इक्वल टू एफ वाई डी वाई अगर कर पाते हैं, ये हो गया आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब अब y के वेरिएबल को dy की तरफ और x के वेरिएबल को dx की तरफ आप भेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। तो ये आपको देख के ही पहचानना होगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये 10 क्वेश्चन जो है, ये 10 क्वेश्चन में कुछ हार्ड है, कुछ बहुत आसान है, कुछ चीज़ों को आप समझेंगे बढ़िया से ताकि एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत ना। तो मूव करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन दिया हुआ है y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई और x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो देख लीजिए। राइट हैंड साइड में ले जाएंगे कोई एक पार्ट को, डी एक्स या डी वाई वाला पार्ट को एक साइड ले जाइए, ठीक है। एफ एक्स को एक तरफ कर लीजिए, एक्स वाले पार्ट को डी एक्स की तरफ कर लीजिए, और वाई वाले पार्ट को डी वाई की तरफ कर लीजिए, और सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेट करके, आंसर निकल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो आप कर सकते हैं। तो ऐसा हमने बना लिया इसको, हम इसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे सर, वही सिंपल तरीका, एज्यूम करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, जो बेसिक इंटीग्रेशन है। यहाँ पर टू द पॉइंट बातें हम लोग करेंगे क्योंकि समय जो ज़्यादा वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन करने में। आप समझते ही होंगे कैसे इसको सॉल्व करना है, लेकिन जब आप सेमेस्टर एग्जाम में बैठेंगे तो इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। यहाँ पर तो मेरा एम आपको समझाने का है, लेकिन वहाँ आपका एम नंबर लाने का होगा, तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आप नंबर ला पाएंगे। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी और 1 माइनस टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, सिंपली डिफ्रेंशिएट कीजिए। जो पार्ट यहाँ पर आ रहा है इसी टाइप से आ जाएगा। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। अगर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डी वाई आपका आ जाएगा माइनस डी टी बाई 2। सिमिलरली अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका हो जाएगा माइनस 2x डी एक्स इक्वल्स टू डी यू। तो ये क्या इम्प्लाई करता है, इससे हम निकाल सकते हैं एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई 2। तो वही चीज़ हमने पुट किया है और सिंपली आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग द इंटीग्रल फार्मूला। तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, मुझे लग रहा है। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कहीं भी। तो इंटीग्रेट कीजिए इसको। तो थोड़ा सा पीछे मैं चलना चाहूँगा ताकि आपको इस चीज़ों को समझा पाऊँ। देखिए, अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है, अंडर रूट टी का मतलब होता है टी टू द पावर 1/2। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा, और इसको ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट का लॉ है। बेसिक जानकारी सबको होनी चाहिए, ठीक है, इन चीज़ों की, क्योंकि ये चीज़ें आपने क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी और बचपन से पढ़ते हैं 8वीं से। अच्छा, 8वीं में जिन्होंने पढ़ा होगा इन चीज़ों को वो अप्लाई करते ही आए हैं अभी तक, ठीक।
तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा। आप सिंपली इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं और सॉल्व करके इसको भाग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपली इसको इंटीग्रेट कीजिए, साइन वाइन का झमेला मत रखिएगा, ठीक है। 1 मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर तो दोनों माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ तो प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर का माइनस हम लोग क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर ये वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया, सिंपली इंटीग्रेट कर दिया और आंसर निकालते हैं। तो टी टू दी पावर 1/2 और 1/2 माइनस यू टू दी पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस सी इक्वल टू, मतलब ये इम्प्लाई क्या करता है, 2√t इक्वल टू माइनस 2√u प्लस सी। अब हम टी और यू का वैल्यू बैठा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ये टी और ये टी क्या, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा तो बेसिकली करेंगे यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा, दोनों 2 कट जाएगा वो दूसरे से, और यहाँ c/2, और इस c/2 को हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल सी लिख लेंगे, और यहाँ पर t की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 1 - y² और u की वैल्यू पुट करेंगे 1 - x², और इस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो हमारे बचेगा क्या, 1 + x² √1 + y² इक्वल टू c। ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो चलिए इसको डब्बा में घेर दिया जाए, सबको मिटा दिया जाए और डब्बा में घेर दिया जाए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मोटा मोटी बात, सिंपल सा तो क्वेश्चन ही है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात यहाँ नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। एक नंबर कंप्लीट हो गया। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, सिमिलर वे में ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा एजम्पशंस लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद जानते हैं, खुद तेज है, खुद समझदार हैं कि उस एजम्पशंस को आप लोग लिख लें और अच्छे से सॉल्व करके वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेमेस्टर एग्जाम। मेरा एम है आपको समझाना, मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, बाकी आपका एम है वहाँ रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंटेशन में इंजीनियर से बढ़िया मुझे लगता है कोई नहीं है, अगर वो जानकार है। तो चलिए यहाँ पर सिंपली देख के आप लोग को शौक लगेगा कि ये क्या फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x², देखिए पीला तो फॉर्म है, इसको थोड़ा सा लगा जाए, तो x², y² तो कॉमन देखिए आपको समझ में आ रहा होगी, कुछ कुछ चीज कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आपको जो चीज समझ में आ रहा है, अगर कॉमन ले सकते हैं कुछ, तो प्लीज आप लोग कॉमन ले लेंगे, वरना नेक्स्ट स्टेप कुछ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमन लूंगा। तो कॉमन लेके मेरे पास क्या होता है, x², 1 - y dy/dx, और यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे तो y² कॉमन हो जाएगा, तो 1 + x। अब मुझे कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर हम इसको, अगर मैं इस पार्ट को राइट हैंड साइड में ले जाके dx से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों पार्ट को सेपरेट कर दूं, fx वाले पार्ट को एक तरफ और fy वाले पार्ट की तरफ, सिंपली क्या हो जाएगा, वेरिएबल से वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगा। वही काम हम लोग यहाँ पर करते हैं, तो वही काम हम लोग यहाँ पर कर दिया है हमने कॉमन लेके, और यहाँ पर ऐसे हमने लिख दिया है इसको। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख यहाँ पर डिपेंड कर सकते हैं, -y² 1 + x। अब dx को इस साइड मल्टीप्लाई कीजिए, y² को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, बस। तो कॉमन लेने वाला कॉमन लीजिएगा, जो कटने वाला हुआ काट दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ क्या करना था, कॉमन लेना था। एक नंबर से थोड़ा सा आसानी लग रहा होगा आप लोगों को। ठीक, उसमें साइन का हम लोग ध्यान रख लेंगे, देखते हैं साइन में कोई गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ माइनस था हमारे पास, ठीक है, देख लेते हैं आगे हम लोग। तो माइनस को हम लोग उस साइड भेज दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1 + x/x², समझ में आ रही होगी बात यहाँ तक आप लोगों को, आई थिंक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने के समय करना क्या पड़ेगा सर, बहुत हार्ड है, करना कुछ नहीं है, सिंपली क्या कीजिएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। वो कैसे, जैसे माइनस को तो आप लोग बाहर कर दिए, 1/y², तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, नेगेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, 1/y, यहाँ हो जाएगा dy इक्वल टू 1/x प्लस, और 1/x², 1/x, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, सिंपली आपका निकल जाएगा। तो देखते हैं इन स्टेपों में यूज करके सबको, ये आपका पार्ट निकलेगा। ठीक है, अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिएगा तब ऐसा पार्ट आपका निकलेगा। जो रिड्यूस होने वाला रिड्यूस कर दीजिएगा और इंटीग्रेट कर दीजिएगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है, सेम ही स्टेप फिर लिख दिया मैंने, लेकिन सिमिलर फॉर्म, सिंपल फॉर्म में। वो कैसे, y⁴ देखिए 1/a को हम लिख सकते हैं a⁻⁻1, सिमिलरली 1/y² को लिखेंगे y⁻−2, बस यही था, बाकी सब तो इंटीग्रेशन का कमाल है। अब इंटीग्रेशन कीजिए, आंसर निकालिए, तो हो जाएगा -y⁻² + 1 और -2 + 1। ठीक है, यहाँ पे से करीब माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा ln y, इधर हो जाएगा
एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन, यहाँ हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, यहाँ हो जाएगा ln x प्लस सी। अब देखें जो कॉमन लेने वाला कॉमन लेते हैं, जो काटने वाला काट देते हैं। यहाँ से आपका डिफरेंट होगा क्या, माइनस वन बाई एक्स, यहाँ आपका वन बाई वाई बन रहा है, यहाँ आपका बन रहा है ln y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स प्लस ln x प्लस सी। ठीक, ये बन रहा है। अगर आप इसको इस साइड ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई बी। फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेंगे, ln a माइनस ln b इक्वल टू ln a बाई b। ये फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे। यही फार्मूला का यूज करके हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाले पार्ट को ले जाके इस टाइप से लिख दिया। तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन समझने में। 2 नंबर भी आपका सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन सिमिलर ही है। ठीक, सब क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ही हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या है डिफरेंस। सिंपल है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ रहा है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेट ही कर देंगे। सेक एक्स और टेन एक्स को क्या कर देंगे, एक तरफ कर देंगे, और सेक वाई टेन वाई को एक तरफ कर देंगे। करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, बहुत ही आसान सा है। तो सिंपली सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स और सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। हम क्या कर देंगे, टेन एक्स को इधर भेज देंगे, टेन वाई को इधर भेज देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए ये काम हमने कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करने से हम क्या करेंगे, टेन वाई को हम लोग टी मान लेंगे और टेन एक्स को यू मान लेंगे। यू कैन एज्यूम एनीथिंग, टी और यू की जगह पी और क्यू मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। मैंने यहाँ एग्जाम्पल में रिप्रेजेंट नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ रिप्रेजेंट कर दीजिएगा सेमेस्टर एग्जाम में, वरना ऐसे कम्पिटेटिव एग्जाम में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़। सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ln t ln u। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर सिखाने वाली, समझने वाली और सीखने वाली भी है, वो क्या कि देखा जाए कि अगर आपका जब भी फॉर्म निकले ln, दोनों साइड में अगर आपका लॉग वाले फॉर्म में निकल जाए, ठीक है, या y, तो आप थर्ड जो कांस्टेंट है उसको आप क्या करेंगे, लॉग के ही टर्म में ले लेंगे, ताकि जो आंसर हो वो लॉग मुक्त हो जाए। ठीक, वो कैसे से वो देख लेते हैं। जो ln x इक्वल टू ln mod x इक्वल टू ln y प्लस ln c दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला लगेंगे लॉग वाला, तो क्या हो जाएगा, ln mod x इक्वल टू ln y c, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y c हो जाएगा। तो लॉग मुक्त हो गया, तो वही काम को करना है। अगर दो आपके पास दोनों तरफ लॉग हैं, तो तीन चार मतलब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है, तो उसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल काम वो करके निकल। तो यहाँ पर वही चीज़ है, इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर निकल। तो ln t इक्वल टू माइनस ln u प्लस ln c, यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसको अगर राइट साइड में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ln t u हो जाएगा और यहाँ c हो जाएगा, तो t u इक्वल टू c निकलेगा। t का वैल्यू आप पुट कीजिए 10x 10y इक्वल टू c, आंसर निकल गया आपका ये। ठीक, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आई डोंट थिंक कि इसको समझने में आपको कोई डाउट होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए सिंपल सा चीज़ है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या कीजिएगा, कॉमन अगर ले सकते हैं तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली एक्सपोनेंट का कुछ लॉ है, वही लग रहा है, वही हम लोग यहाँ पर इसको यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन लेके 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपको दिख ही रहा है। अब सिंपली वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे बिना किसी देरी के। ठीक, समझ आने की मुझे लगता है कोई ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, समझ गए होंगे आप लोग। भागते हैं आगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए इस पार्ट में ऐसे आ गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। तो मैंने यही बताया था शुरू में कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, सब्स्टिट्यूशन और वेरिएबल सेपरेबल के एजम्पशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। ठीक, तो y अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या करेंगे, इसको एक को t मान लेंगे, एक को u मान लेंगे, सिंपली इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, टाइम तो बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीग्रेट कर लीजिए इसको और सिंपली आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैंने टी और यू को मेंशन नहीं किया है, कृपया आप लोग खुद इसको एज्यूम करके खुद बना ले। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी को यू माना है, सॉरी टी को 1 प्लस वाई स्क्वायर और यू को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप खुद एज्यूम करके उस चीज़ को बना लें। अब इंटीग्रेशन कर लीजिए सिंपल सा, लीजिए इंटीग्रेशन करने के बाद निकलता है ये। ठीक, अब टी और यू का वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो ये रहा आपका उत्तर।
टी और यू का वैल्यू पुट करने की। तो आई डोंट थिंक कि समझने में कोई डाउट हुआ होगा, सिंपल सा तो क्वेश्चन था। सिर्फ एक स्टेप का काम क्या करना था, यहाँ पर आपको 1+x² कॉमन लेना था, सिंपली दो पार्ट में डिवाइड होता, और ये डिवाइड होने का टर्म जो था, ठीक है, ये डिवाइड होने का जो टर्म है, मैं यहाँ पर एक चीज़ समझा देता हूँ ताकि बाद में आप बोले नहीं सर मैं आपने समझाया नहीं। ये जो देखो इंटीग्रेशन हो रही √(a) इंटू बी क्या होता है, a√a इंटू √b, दोनों अलग जाता है, तो वही काम हमने यहाँ पर किया, बस यही कंसेप्ट था और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर खत्म हो चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली। अब इसमें भी सिंपल सा क्वेश्चन है, dy/dx निकाल के देखिए या क्या करेंगे। अगर हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम समझ जाएंगे कि e⁻x वाला टर्म एक तरफ जाएगा और 10y वाले टर्म या y के टर्म में जो है वो सब एक तरफ जाएगा। कर लेते हैं सबसे पहले वही काम। देखो कर लिया हमने, dy/dx फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 10y और sec² को एक तरफ कर लेंगे और e⁻x वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे। तो सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, देखो मैंने कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको नोटेशन समझ में आ जाए, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, इसको हम लोग यू मान लेंगे, सिंपली इंटीग्रेट होकर आंसर निकल जाएगा। इसमें भी दोनों साइड क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। लॉग आ जाएगा तो कांस्टेंट भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग के साथ ही ले लेंगे। ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है। देखो यहाँ तक मुझे लगता है समझने में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टी और यू का वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर निकाल लीजिए। टी का वैल्यू हमारे पास क्या था, 10y, यहाँ क्या है 1 - e⁻x, यहाँ सी, यही हो गया आपका उत्तर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आंसर क्या है, ये रहा आपका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला 2-3 क्वेश्चन में टाइम लगा, फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट पर सॉल्यूशन बन रहा है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बिना किसी देरी के, चलिए बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पर एक कंसेप्ट है जो आपको सिखाना है, क्या, 2 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। वो क्या, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नाम से ही क्लियर है आप लोगों की इन चीज़ों का कि जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब कोई भी वैल्यू सी का यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकता है। क्या बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमने अभी तक 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जो सी लगाया है, कांस्टेंट सी लगाया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी को। तो जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं रहता, इसीलिए उसको हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन वहीं आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दिया जाए कि y 0 पर 0 है, x = 0 पर y 0 है, तब वहाँ पर आप पर्टिकुलरली सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यही है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जब आपका सी का कुछ वैल्यू फाइंड हो जाए, ठीक है, सी का वैल्यू डिफाइंड हो जाए, वैल्यू डिफाइंड, तब होगा क्या आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यही बस सिंपल सा पार्ट है, बाकी सॉल्व भी करना है और कुछ। तो सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पर एक और चीज़ है सिंपल सा, वो क्या है, वही वाला पार्ट, a⁻b + c। अगर इसको आप देख सकते हैं और तोड़ सकते हैं तो कैसे तोड़ेंगे इसको, a⁻b × a⁻c। सिमिलरली a⁻b - c कैसे तोड़ेंगे, a⁻b × a⁻c। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सा नहीं है, ठीक है। तो यही वाला प्रिंसिपल पर हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग तोड़ेंगे, सेपरेट करेंगे इस पार्ट को, ये वाले पार्ट को, ताकि एक्स वाला पार्ट एक तरफ आ जाए, वाई वाला पार्ट एक तरफ आ जाए और सिंपली हम लोग इंटीग्रेट कर पाए। बढ़ते हैं आगे, देखिए इसको रीरेज कर दिया जाए बिन जरूरत की चीज़ को। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने x⁻y लिख दिया, e⁻x²। इस पार्ट को यूज करके या एक्सपोनेंट को लॉग यूज करके हम लोगों ने इस पार्ट को लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, e⁻y को हम लोग भेज देंगे लेफ्ट साइड और dx को हम लोग भेज देंगे राइट साइड, सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे और आंसर निकाल। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं सिंपली। यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना है, x² = t, ठीक।
जो एजम्पशंस है मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको कुछ यूज याद रहे, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू मैंने यहाँ पर टी माना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x dx आ जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो x dx क्या हो जाएगा यहाँ पर, dt/2। यही तो चीज़ है, बहुत सिंपल सी बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये रहा, अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक, यहाँ पर काम खत्म होता हमारा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा आता है कि c की वैल्यू अब क्या होगी, कुछ नहीं। सबसे पहले यहाँ पर t की वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग इनिशियल वैल्यू कंडीशन लगा देंगे, फिर c की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल सा तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये रहा आपका इनिशियल वैल्यू कंडीशन लगाने के बाद c की वैल्यू कितना हो गई, -1/2। किसी को कन्फ्यूजन तो पूछ लीजिएगा। दिया y का वैल्यू 0 पुट करने पर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 1, ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा 1 -1/2, उधर से लगाया तो कितना हो जाएगा, -1 + 1/2, c का वैल्यू कितना, -1। दैट इज क्लियर, ठीक। सो c की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर सिंपली निकाल देंगे और सिंपलीफाई भी कर लेंगे। जहाँ तक हो सके आंसर आप सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के टर्म्स में, ठीक है। वरना आपके सॉल्यूशन आंसर डिडक्ट होने के, सॉरी नंबर डिडक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन केस दिए हुए हैं तो वहां पर आप क्या करेंगे, सिंपली बताइए क्या करेंगे, सिंपली वहां पर आप इंटीग्रेट करेंगे सिंपली और सॉल्यूशंस थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई करके लिख दिया है और ये वाला आंसर आपका बन चुका है। दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कट जाएगा, 2 × -y इक्वल टू 2 × -x² + 1। ये हो गया इसका परफेक्ट उत्तर। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, इंस्टाग्राम खाली है, टेलीग्राम खाली है, जहाँ भी वो पहुँचा दे अपना मैसेज, तो फिर वहाँ से रिप्लाई आने की कोशिश जरूर है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपली सॉल्व कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बिना किसी डाउट के। सिर्फ आपको इंटीग्रल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अब बताइए एक चीज़ मैंने यहाँ पर, ये cot y, 1/cot y क्या होता है, 1/cot y क्या होता है, tan y के बराबर। tan y का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod cos x, नेगेटिव साइन लगता है, x लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा तभी काम जल्दी जल्दी होगा। सो ट्राई करें फॉर्मूला को याद रखें। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। अब हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसको हम लोग फॉर्म में ले लेंगे, इसको भी फॉर्म में ले लेंगे। कौन फॉर्म में लेंगे सर, कुछ फॉर्म में ले लेंगे। देखो यहाँ पर हमने किया क्या है, यहाँ पर इसको हमने ln a माइनस ln b वाले फॉर्म में लिया है, तो क्या हो जाएगा, ln a/b हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया है, a टू दी पावर, देखिए log a टू दी पावर b क्या होता है, b log a के बराबर होता है। इस b को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने ऊपर चढ़ा दिया, ठीक। दोनों तरफ log कॉमन है तो क्या हो जाएगा, cos y का इनवर्स इक्वल टू c/x। यही चीज होगा यहाँ पर, देखो cos y का इनवर्स इक्वल टू c/x। तो हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे एट y इक्वल टू, एट x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 1/5/4, ठीक। देखो इसको रीड कैसे करते हैं वो मैं समझा देता हूँ। ये जो अंदर जो वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, x का वैल्यू डिनोट करता है, ठीक। ये है आपका y का वैल्यू, जो भी y का वैल्यू निकला हुआ है, एट x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 5/4। इसको लिख सकते हैं आप एट x इक्वल टू √2, y इक्वल टू 5/4, ठीक है, 5/4। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका x और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका y। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। सो पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर अगर 5/4 पुट करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, √2 पुट करेंगे। देखते हैं क्या निकलता है इसका रिजल्ट। तो cos 5/4 का वैल्यू कितना हो जाता है, बताइए। इसी को सिंप्लीफाई करें तो हो जाता है 1/√2 का इनवर्स इक्वल टू c/√2। सिमिलरली अगर हम इसको √2 का इनवर्स निकालते तो क्या हो जाएगा, √2 यहाँ हो जाएगा, c/√2 यहाँ भी हो जाएगा। c इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के बराबर है, जो कि यहाँ पर मेंशन है। सिंपली c का वैल्यू निकालिए, c का वैल्यू लिखिए और आंसर निकाल लीजिए।
सो सी का वैल्यू अब लिख देते हैं, आंसर निकालते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाता है cos y। तो ये कैसे हो गया, ये भी बता देते होंगे, ये भी बता दीजिए सर आप। तो देख लीजिए क्या करना है यहाँ पर, सिंपली यहाँ पर क्या रहेगा 1/cos y हम लोग लिख सकते हैं इस चीज़ को, और ये 2/x। इस चीज़ की आप भूल ना करें कि ये क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ITF नहीं बनने वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये नहीं है, ये है सिंपली क्या a⁻−1 1/a, ये चीज़ है, ठीक। अगर इन्वर्स होता तो इन्वर्स के लिए अलग सा नोटेशन है, वो क्या है cos इन्वर्स y। इस टाइप के नोटेशंस आपके पास होते हैं, इन चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बेसिक आइडिया इस चीज़ का होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, 7 नंबर हो गया 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ये रहा आई थिंक, हाँ चलिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब सिंपल सा क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने वाला है, क्या e⁻x का यहाँ पर कोई रोल है नहीं है। वो क्यों बोला सर, क्योंकि देखिए अगर आप ये दोनों फैक्टर है इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक, तो कोई एक फैक्टर ही 0 के बराबर होगा तभी ये 0 हो सकता है। ये क्या बोल रहे हैं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ओपन का कलर थोड़ा सा रेड करते हैं और बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा वाइट करते हैं, ताकि चीज़ों को थोड़ा समझा पाऊँ, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा शुरू करते हैं। जैसे देखिए 0, देखिए यही कलर बिल्कुल है, 0 इंटू 0 0 के बराबर होता है, ये चीज़ तो हमें पता है। सो अगर मान लीजिए e⁻x और 5x-4 इक्वल टू 0 है, इन दोनों में से क्या 0 होगा जो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फंक्शन को हम लोग 0 बना सकेंगे। क्या 0 होगा, उस कौन सा पार्ट 0 होगा? क्या e⁻x आपको 0 हो सकता है, e⁻x इक्वल टू 0 हो सकता है इन जनरल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू मतलब x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर के लिए क्या ये चीज़ 0 हो सकता है? नहीं। ये होगा कब, जब e⁻−∞ होगा तब इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये जनरली x की वैल्यू रियल नंबर से तो बिलोंग नहीं कर रही है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि इसी पार्ट के कारण क्या होगा, आपका 0 बिलोंग करेगा, ठीक है। मतलब x इक्वल टू और क्या हो जाएगा 4/5 होता है, तभी ये चीज़ आपको 0 हो जाएगा, ठीक। तो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि a इंटू 0 बराबर भी 0 होता है, तो यहाँ पर e⁻x a के बाद जगह है, ठीक। सो e⁻x सॉल्यूशन में यहाँ पर पार्ट नहीं लेगा, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। जो सॉल्यूशन में पार्ट लेगा बस ये इतना सा ही पार्ट लेगा। लोग जहाँ पे नकल चेंज कर ले, हाँ देखो ये इतना सा जो पार्ट है यही पार्ट आपको सॉल्यूशन में पार्ट लेगा, ठीक। तो यहाँ पर sin y dy इक्वल टू cos y dx, सिंपल सा है, राइट लेफ्ट कर दिया हमने, और यहाँ पर cos को इधर भेज देंगे, tan हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कंडीशन क्या है, एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू क्या है 0 के बराबर, पुट कर दीजिए वैल्यू, सिंपल सा निकल जाएगा आंसर। एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के बराबर। अब बोलिएगा सर 0 कैसे हो गया, मुझे तो नहीं पता। तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, ln 1 0 के बराबर होता है, इधर भी 0 इधर भी 0, c 0, x प्लस ln cos y इक्वल टू, समझ में नहीं आया तो पीछे थोड़ा सा जाते हैं और समझते हैं। ये वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, इस पार्ट को इस साइड कर लिया और c का वैल्यू 0 था, तो x प्लस ln y ln cos x हो गया 0। यहाँ पर आप y कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, तो y कर लेंगे आप। तो x प्लस ln cos y इक्वल टू 0, 8 हो गया। 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ स्टेप में क्या है उल्टा पुल्टा हो चुका है, तो चलिए देखते हैं पीछे और। अब यहाँ पर भी सिंपली क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही है, तो कॉमन लेके हमको काम निकालना पड़ेगा। कॉमन ले लेते हैं और सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे वाला इंटीग्रेशन आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो ट्राई करेंगे, दिक्कत हुआ तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा। बढ़ता हूँ आगे। इंटीग्रेशन तो आप लोगों का मजबूत ही होगा, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के तो जेई निकलने वाला नहीं, ठीक है। इंटीग्रेट करके आप लोग पता चलेगा कि क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू यू बाई सी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, ये माइनस यू यहाँ एल एन सी, इसका कंसेप्ट मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताया था, इस चीज़ के बारे में दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में मैंने इसका कंसेप्ट बताया था, ठीक है। तो एल एन टी इक्वल टू एल एन सी बाई यू है, टी इक्वल टू सी बाई यू है, टी यू इक्वल टू सी है, टी यू का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकल जाएगा। टी का वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर, यू का वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, आंसर निकल गया। आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा डाउट होगा, डाउट है तो कर लीजिए और पूछ लीजिए, ठीक है।
देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे सर D2i कहाँ गायब कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ सोचिएगा कि सर आप 2 कहाँ गायब कर दिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगर 2 आ जाता है दोनों तरफ, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 मतलब दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने 2 वहाँ पर नहीं लिखा है। तो अब कोई डाउट नहीं होगा आप लोग, वर्ड समझ में आ गया, सॉल्यूशन आपका रहा ये, ठीक है। एक दो स्टेप स्किप है तो टेंशन मत लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, उसी पार्ट में तोड़ने का ट्राई करेंगे। e⁻² इंटू e⁻−3y हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 4x² e⁻−3y। यहाँ e⁻−3y को ले लेंगे, x के टर्म में कुछ बचेगा उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेन टर्म, यहाँ से dx को इधर भेज दीजिए, यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए। अब ये तो पर्टिकुलर सोल्यूशन है नहीं कि यहाँ पर फिर सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सिंपली इंटीग्रेट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो e⁻3y dy हो जाएगा e⁻2x 4x² dx, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लीजिए e⁻3y/3। एक फॉर्मूला याद रखेंगे कौन सा, e⁻x + b का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं dx के रिस्पेक्ट में तो वो हो जाएगा e⁻x + b बाई a + c, ठीक। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल सोल्यूशन कहाँ है, इंटीग्रेशन में है, तो वहाँ आप ट्राई करेंगे इंटीग्रेशन में अगर प्रॉब्लम है तो। देखिए अगर आपको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए। अगर आपका इंटीग्रेशन मजबूत है तो वेरिएबल से बड़े फॉर्म कुछ नहीं है, ठीक। सिंपल सा है, खाली इधर उधर करने का काम है इसमें, ठीक। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब वेरिएबल को बांटो, सेपरेबल मतलब इधर उधर बांटो, बस इधर उधर कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो और को समझाने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए होंगे आप। अब लास्ट में सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आपका बुक का आंसर मैच हो जाए। आप लोग ऐसे भी छोड़ के आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में थोड़ा सा क्या कीजिएगा, आप लोग सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर ये भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन बुक का आंसर मैच करने के लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और 6c को सी लिख के बराबर लिख दिया, तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगा यहाँ से। देखो इस पार्ट को हमने क्या कर दिया, इधर लिख दिया है, ठीक है। या देखो या क्या हमने इस पार्ट को इधर कर दिया, इस पार्ट को इधर कर दिया, तो इधर उधर करके 6c को -6c को एक तरफ कर दीजिए और इसको c लिख दीजिए, ठीक। इसको हमने क्या कर दिया, कैपिटल C लिख दिया और ये वाला पार्ट हमारा बुक की तरह हो गया। जहाँ आपको समझ में ना आए तो वहाँ आप सॉल्यूशन छोड़ सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा जहाँ समझ में ना आए तो सॉल्यूशन वहीं पर आप लोग को छोड़ देना। जैसे यहीं पर अगर इसका सिम्प्लीफाई नहीं करने का मन छोड़ दीजिएगा, आंसर आपको फुल में फुल मिलेगा। हो सकता है आधा मार्क्स, हो सकता है रिजेक्ट हो, अगर आप स्टेप्स भूल गए हो तब कैसे कैसे क्या लिखना। तो मेरी विनती है कि आप लोग क्या करेंगे, स्टेप्स मिस नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेप्स कौन सी, कि एज्यूम कर रहे हैं कि ये है, ये है, इंटीग्रेशन ऐसे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूला ये यूज कर रहे हैं, बस ये सब लिखना और कुछ। तो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। थोड़ा सा नया है वीडियो का फॉर्म, अगर कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। मोबाइल से ही रिकॉर्ड बड़ा है वीडियो, ठीक है। फेस वाला जो भी है, फेस वाला पार्ट एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं देख रहा था कि बिना फेस वाले एक्सप्रेशन पर वीडियो व्यूज थोड़ा सा कम हो रहे हैं, तो ट्राई करेंगे थोड़ा सा सॉल्व करने का इस इशू को। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में 5 और क्वेश्चन के साथ। तब तक ये पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, सॉल्यूशन तो देख लें आप लोग, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।